Good evening and hope you will be better. Let's start GS Foundation class Modern Indian History and the topic is Regional Kingdom. Under Regional Kingdom topic there is a particular kingdom that is called the Punjab. हम पंजाब एम्पायर तो नहीं कहेंगे पर पंजाब किंगडम की बात करेंगे. पंजाब किंगडम जिसके फाउंडर कहलाते हैं महाराजा रंजीत सिंह, जिनको टाइटल मिलता है शेर पंजाब, जिनकी तुलना होती है नेपोलियन बोनापार्ट से और जिन्हें लोग कहते हैं बाय बर्थ लीडर, बाय बर्थ रूलर, जन्मजात नेता, जो बिलोंग करते थे 12 मिसलों में से एक सूरचकिया मिसल से, जो थे तो एक आंख से बचपन से अंधे पर अंदाज बिल्कुल नेशनलिज्म का ही था, और जिनकी राजधानी रावी तट पर लाहौर हुआ करती थी. और उन्हीं की कहानी सुनते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. बाय द वे, आई एम गोइंग टू बी टीच यू हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया, रीजनल स्टेट्स. देयर इज पंजाब, दैट्स कैपिटल वाज लाहौर, बैंक ऑफ रावी रिवर, and the founder of this Punjab state was Maharaja Ranjit Singh, known as Sher-e-Punjab, also known by birth leader, Janmjat Neta. He was belong from Surchakia Michel and he compared with Napoleon Bonaparte. ठीक है, याद रखिए. तो हम ये सब बातें पढ़ने जा रहे हैं. अब जरा गौर से सुनिए, गौर फरमाएंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से आते हैं. 18वीं सदी तक यानी लगभग 1760-65 तक जो परिस्थिति थी वह पंजाब में सिख समुदाय कई कुनबों गोत्र में बटे थे और उनके अपने अपने गोत्र पर कई जो हैं स्टेट्स डेवलप हो गए थे. जैसे 6th सेंचुरी बीसी में उत्तर भारत में 16 महाजनपदाज थे, ठीक वैसे ही पंजाब प्रांत में 12 मिशल हुआ करते थे. उदाहरण सूरचकिया मिशल, जिससे महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग करते थे, अहलूवालिया मिसल, कपूर मिशल, खालसा मिसल और भी मिसल हुआ करता था. ये मिशल अपने अपने सिख नेताओं के नेतृत्व में एक छोटे मोटे जमींदार राजा की तरह रहते थे, आपस में लड़ते भी थे, यूनिटी नहीं थी. महाराजा रंजीत सिंह ने इसको यूनाइट किया. तो जरा कहानी को समझिए. हमारे सिख समुदाय में 10 गुरु हुए. 11वें गुरु माने जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक को, जो एक हमारा धार्मिक ग्रंथ है. और उसके बाद सिखों का नेतृत्व करने वाले में थे हमारे कपूर सिंह. जब वो मारे गए तो ऐसे बंदा बहादुर भी हुए. तो बंदा बहादुर हुए जिन्हें लक्ष्मण सेन लहना टिकाना बाबा के नाम से जाना जाता था. समय के साथ ये 12 मिसल में बट गए. उन्हीं में एक मिसल था. अच्छा, पंजाब का मतलब समझिए. आज का हरियाणा पूरा दिल्ली तक, पटियाला हाउस है ना, ये दिल्ली भी. तो आज का दिल्ली, हरियाणा, पूरा पंजाब, पाकिस्तान का पूरा पंजाब, टचिंग पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर रीजन, ऑल दीज आर कंसिडर्ड वेयर फ्रॉम द 5 रिवर्स क्रॉसिंग एंड क्रॉसिंग दिस टाइम टू. तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सिंधु, इन सब नदियों का जो क्षेत्र है वह पंजाब कहलाया. द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब. पंज मतलब 5, आब फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है नदी. तो पंजाब कहलाया. उस वक्त की पंजाब की मैं बात कर रहा हूं. इस 12 मिशलों में एक थे सूरचकिया मिशल, जहां पर एक योद्धा हुए. चरत सिंह, बुद्ध सिंह, महासिंह. उसी कड़ी में हुआ महाराजा रंजीत सिंह. रंजीत सिंह जब 12 वर्ष के थे तो पिता की मृत्यु हो गई और इन्हें गद्दी पर सूरचकिया मिशल को संभालना पड़ा. बचपन में उन्हें चेचक का दाग हो जाता था, स्मॉल पॉक्स हो गया था सारा पूरे बदन, चेहरे वगैरह पे.
और चेहरे पे कई गड्ढे बन जाते हैं, जैसे ओमपुरी है, अमरीशपुरी है, तो उनका कम था, मदनपुरी को था, और अभी जो हमारा ओमपुरी है उनको बहुत था, हालांकि अब नहीं रहे। कहने का मतलब है तो ये दाग पड़ जाते थे। तो चेचक हुआ, बचपन में एक आंख से ब्लाइंड हो गए, 12 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे, नेतृत्व क्षमता पूरी थी, शेर पंजाब कहे, पंजाब का शेर, और नेपोलियन बोनापार्ट से विसेंट स्मिथ नाम के थे, उसने तुलना की। अब हम देखते हैं ये शेर पंजाब ने क्या किया, अपनी पॉलिसी से पूरे पंजाब के 12 मिसलों को यूनाइट कर दिया धीरे धीरे। ठीक है, तो बिस्मार्क की तरह इन्होंने पंजाब को यूनाइट करके एक पंजाब राज्य को फाउंड कर दिया, और उसका कैपिटल लाहौर रावी तट पर बनाया, जो आज के पाकिस्तान में है। जमान शाह, जो अहमद शाह अब्दाली का बेटा था, वो काबुल का शासक था इनके समय, और जमान शाह झेलम नदी चेनाब नदी जब क्रॉस कर रहा था, तो चेनाब नदी में उसके बहुत सारे हथियार बह गए, डूब गए। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने गोताखोरों की मदद से सभी हथियार ढूंढवा कर काबुल पहुंचवा दिया। इससे जमान शाह बहुत खुश हुआ और हमारे रंजीत सिंह को राजा रिकॉग्नाइज किया कि यू आर रियली किंग। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, एक बात क्लियर। और उसने क्लियर कहा कि झेलम से उस पार का तुम्हारा है, सॉरी सिंधु से उस पार का क्षेत्र तुम्हारा है, नो डाउट। तो 1780 के आसपास उन्होंने पंजाब राज्य की नींव रख दी, लाहौर को कैपिटल बनाया। ठीक है, अब बाय बर्थ देखिए, 12 साल की उम्र में गद्दी पर, जब बड़े हुए तो लंबी दाढ़ी रखते थे, धर्म सहिष्णु थे, नेशनलिज्म की बात करते थे, और पैसे खर्च करते थे बहुत सही उचित चीज़ों पर, फ्रेगाइल आइटम पर कभी नहीं खर्च करते। बुजुर्गों की, धार्मिक लोगों की बड़ी इज्जत करते थे, अपना सिंहासन छोड़ के नीचे बैठ जाते और बड़े बड़े महात्मा पुरोहितों को गद्दी पर बैठाते थे। बहुत अदब से, बहुत ही प्यारे इंसान थे और उतने ही ताकतवर इंसान थे महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, अब आइए महाराजा रंजीत सिंह का संदर्भ देखें। लाहौर में राजधानी थी तथा लाहौर और अमृतसर में दोनों जगह तोप खाना, आयुध फैक्ट्री कह लीजिए, कैनन डिवीजन था, और इन्हीं दोनों जगहों पर इनके सिक्के ढालने के टकसाल मिंट थे, अमृतसर और लाहौर में। इनके जो गोल्ड क्वाइंस होते थे उसको नानक शाही कहते थे, और जो गोल्ड नहीं कॉपर सिल्वर है तो भी नानक शाही। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि गोल्ड क्वाइंस है, पर उनके सिक्के को नानक शाही कहते थे, नानक के नाम पर। अब आइए, इनका जो राज्य था उसे सरकार ए खालसा कहते, खालसा राज्य। नाम से लगता है कि यह सिखों का राज था, पर यह धर्म सहिष्णु राज था, रिलीजियस टॉलरेंट राज था। इनकी सेना और कर्मचारियों में ध्यान देंगे 29 से ज्यादा धर्म, जाति, देश, प्रदेश के सैनिक से लेकर कर्मचारी रहा करते थे। फकीर अजीजुद्दीन जो है इनका दीवान, फिनेंस मिनिस्टर था। मोहक चंद जो हिंदू है वह इनका मंत्री था। ठीक है ना, कहने का मतलब है ये सब हिंदू मुस्लिम सब मिल करके राज कर रहे थे, धर्म से कोई नेता मतलब धर्म से कोई वास्ता नहीं। और इनका जो कोर्ट होता लाहौर में, दरबार कोर्ट, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दरबार ए आला, ये सब है। अब आइए, अब हम देखते हैं कि इनके संदर्भ में और क्या क्या बातें हैं। समय के साथ देखते हैं 1809 में, याद रखिएगा 1809 में अमृतसर की एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। एक तरफ महाराजा रंजीत सिंह और दूसरी तरफ जो हैं वो हैं हमारे अंग्रेज बहादुर चार्ल्स मेटकाफ। वो एक अधिकारी हैं, गवर्नर जनरल नहीं, अधिकारी हैं। और अमृतसर में रंजीत सिंह से मुलाकात और एक एग्रीमेंट पर साइन होता है। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो सतलुज रिवर है वह ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टेट और पंजाब के रंजीत सिंह के स्टेट का बॉर्डर बन गया, ईस्टर्न बॉर्डर, सतलुज रिवर। पॉइंट क्लियर? अब आइए,
1822 1822 में हम देखते हैं काबुल अफगानिस्तान का एक राजा है शाह सूजा। वो 11 भाई थे, अन्य उसके सौतेले भाई थे। गद्दी के लिए रस्साकसी हुई। शाह सूजा सुल्तान था। वह गद्दी छोड़ भागा अपनी जान बचाने के लिए, और उसी के पास कोहिनूर हीरा था। वो लेकर के लाहौर आया। इन्होंने शेल्टर प्रोवाइड कर दिया, शरणार्थी शेल्टर, रिफ्यूजी की तरह शेल्टर दे दिया, पर उससे कोहिनूर हीरा ले लिया। तो आपसे पूछेगा कोहिनूर हीरा को भारत वापस कौन लाया था बीच में? तो बोलेंगे महाराजा रंजीत सिंह। कब लिए? 1822। किससे लिए? शाह सूजा, फ्यूजिटिव सुल्तान या किंग ऑफ काबुल के भगोड़े शासक शाह सूजा से। शाह मतलब राजा होता है, तो सूजा नाम था। ये भी क्लियर। अब आइए 1833 की बात है। 1833 में एक एग्रीमेंट साइन होता है। हाँ, एग्रीमेंट साइन होता है, और इस साइन में हम देखते हैं 1832 बेटा 32 पे देखिएगा साइन होता है किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर महाराजा रंजीत सिंह। कंपनी की तरफ से कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कहाँ मिलते हैं? रोपड़ पंजाब में है, वहां पर। इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ रोपड़। इस संधि के तहत अब इंडस रिवर यानी सिंधु नदी पंजाब की पश्चिमी सीमा तय कर दी गई। ठीक है, और कह दिया गया कि हम सिंध के निजाम के साथ कुछ भी करें, आपको इंटरफेयर नहीं करना है। ये भी बात है, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। इस तरह से इनकी सीमा सतलुज पूर्व में और पश्चिम में सिंधु नदी के बीच में इन 5 नदियों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास के साथ, सतलुज के साथ रह गया। अब आइए 1839 में हम देखते हैं महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु स्वाभाविक हो गई। उन्हीं के समय नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का किंग तो नहीं कहेंगे पर राष्ट्रपति था। समझ आए? इन्हीं के समय में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा है। कहाँ? फ्रांस में स्टेट फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की राज्य क्रांति 14 जुलाई 1789, और ये 1780 से रूल कर रहे हैं। और 1822 में नेपोलियन बोनापार्ट सेंट हेलेना द्वीप पर मर जाता है, और 1822 में सास वजह से ये, और इसी 1822 में कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज करता है, और इसी 1822 में फादर ऑफ हेरिडेटरी यानी अनुवांशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म होता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब आइए, तो ये वो डेथ कर गए। डेथ करने के बाद उनकी कई बीवियां थीं, और इन बीवियों से कई पुत्र भी थे। इनके मरने के बाद खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा 1839 में। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 वर्ष शासन किया। उनका फिर रंजीत सिंह का दूसरा बेटा शेर सिंह ने काट के और अपनी गद्दी बना ली, तो शेर सिंह है। शेर सिंह मुश्किल से 1.5 साल 2 साल शासन किया, और इसे 43 में गद्दी पर से मार दिया गया, क्लैश कर दिया, तो शेर सिंह गया। अब महाराजा रंजीत सिंह का एक और बेटा जिसका नाम था नौनिहाल सिंह, ये 1843 में गद्दी पर आया 1843, और उसका सरकलम मारा गया। उसके बाद गद्दी पर इनका चौथा बेटा आया, नाम दलीप सिंह। 1843 से 1849 तक रूल किया एज ए लास्ट पंजाब या सिख रूलर। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह के 4 पुत्र हुए। पुत्र तो कई हैं, हमें गिनती में 4 रखना है। खड़ग सिंह हुए, देन शेर सिंह, देन नौनिहाल सिंह, देन दलीप सिंह। अब दलीप सिंह कैसे गद्दी पर बैठा? तो जब महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी कमसिन मतलब छोटा होता है, कम उम्र की, फारसी की जबान है कम उर्दू का, इसका मतलब है थोड़ा, छोटा, कम, और सीन फारसी लफ्ज है इसका अर्थ है उम्र। कम सिन छोटी उम्र, नादान, यंग, ये मतलब है। तो उनकी कमसिन जो पत्नी थी यानी सबसे छोटी पत्नी, उनका नाम था जिंदन कौर, रानी जिंदन कौर। उन्हीं को जिंदन बाई, जिंदन कौर कहते हैं। तो वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी जब महाराजा रंजीत सिंह डेथ किए। आफ्टर डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह शी टिम्ड ए चाइल्ड दलीप सिंह। तो उनके मृत्यु, पति के मृत्यु के बाद उन्होंने बच्चे को जन्म दी और नाम उसका दलीप सिंह। तो दलीप सिंह 1839 में पैदा हुआ और 43 में गद्दी पर बैठा। याद रखिए, झिंडन रानी
यंग थी, स्वाभाविक सी बात है। तो रंजीत सिंह चल बसे। तो झिंडन रानी को मोहब्बत हो गई। एक उनका प्रेमी था, सेनापति था लाल सिंह। समझ आई बात। तो अपने प्रेमी लाल सिंह से मिल करके सबसे पहले, और इसका जो अपना चाचा भाई था झिंडन रानी का, तेजा सिंह, तो तेजा सिंह के दम पर क्या की कि अपने बेटे को गद्दी पर बैठा दी। और मामा अब ज़्यादा एक्टिव हो गया गद्दी पर भांजा के बैठने से, तो झिंदन को मुश्किल हो गई। तो झिंदन ने अपने प्रेमी लाल सिंह से साठ गांठ करके अपने भाई तेजा सिंह की हत्या करवा दी। अब दलीप सिंह तो नाबालिग है, कितना, 4 साल, 4.5 साल का। तो ये चीज़ है। और अब झिंडन रानी पावर ऑफ अटर्नी अपने हाथ में ले ली, सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली, और नाम के लिए दलीप सिंह शासन कर रहा है, नाबालिग, शक्तियां मां के हाथ में। चिलियावाला का एक युद्ध होता है 1840, ठीक है, 6 में, और 48 में भी एक युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, जीतते हैं पंजाब, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी चालाकी से 1848 में एक एग्रीमेंट साइन करवा देते हैं। और एग्रीमेंट के तहत पंजाब के लाहौर राजधानी में एक अंग्रेज अधिकारी को अपॉइंट करवा देते हैं। यह हमारी तरफ से आपके राज्य में आपकी सुरक्षा को देखने के लिए रहेगा, आपकी सैनिक सुरक्षा विदेश नीति को देखेगा, ठीक है। इसका टाइटल होगा उपशासक, यानी आपके राजा यानी दलीप सिंह के बाद ये ताकतवर होगा, उपशासक यानी रिजेंट। बड़ी अच्छी बात है। करे क्या, मजबूरी थी पंजाब की, क्योंकि ताकतवर हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो रखवा दिया गया। अब देखिए क्या होता है। कुछ दिनों बाद यह आरोप लगाता है कि रिजेंट पर हमला हुआ है, समझ आए। और फिर देखिए क्या होता है। झिंडन रानी को नाभा जगह है बेटा पंजाब में, नाभा के किले में हाउस अरेस्ट, जैसे हमने शेख फारूक अब्दुल्ला का हाउस अरेस्ट किया था, अभी आज वो आए हुए हैं दिल्ली, क्या, सत्र में भाग लेने के लिए। तो ऐसे हाउस अरेस्ट कर लिया, और इधर ये नाबालिग रह गया। 4 साढ़े 4 साल, 8 साल हो गए, 8 9 साल हो गए। तो अब क्या होता है, ये अपनी ताकत बढ़ाता है, और डलहौजी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 में आया और 1856 में जाएगा। उसने क्या किया, लाहौर आया, लाहौर में आकर के इस नाबालिग 9 साढ़े 9 10 साल के बालक को 1849 में हस्ताक्षर करवा लिया, और ये लिखवा दिया, और अपने को डिक्लेयर किया डलहौजी ने लाहौर में कि पंजाब के राजा दलीप सिंह होशो हवास अपनी इच्छा से पंजाब राज्य का ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य में विलय करते हैं, लिखवा दिया, मर्ज किया जाता है। समझ में आई बात। और इस तरह से लॉर्ड डलहौजी ने लाहौर से घोषणा कर दी कि पंजाब राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल गया है। फिर अब क्या, अब इस नाबालिग के हाथ में क्या था, कोहिनूर, तो वो अभी नहीं लेगा, जरा गौर फरमाइएगा। अब क्या करता है, इन माँ बेटे को अब फ्री करते हैं, लेकिन फ्री करके क्या कहते हैं कि अब गद्दी छोड़िए। तो गद्दी छोड़ी तो धन वन तो बहुत होता था, तो ले लो जितना, तो जितना धन ले जा सके लिए, और इन धन को लेके कलकत्ता से जहाज पर दोनों को, इनकी इच्छा थी कि हम इंग्लैंड में जाके बस जाएंगे, इंग्लैंड रवाना कर दिया, और इंग्लैंड में वो वहां पर जाके बस गए। दोनों क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए, मां और बेटा दलीप सिंह। दलीप सिंह के हाथ जो कोहिनूर हीरा था, वह कोहिनूर हीरा डलहौजी इंग्लैंड में जाके उससे ले लिया, और उसे क्वीन विक्टोरिया को 1853 में गिफ्ट कर दिया। समझ में आई बात। और इस तरह से ये कोहिनूर हीरा फाइनली इंग्लैंड के राजघराने में क्वीन विक्टोरिया के पास चला गया। डलहौजी ने छीन लिया, और सो क्या कि गिफ्ट किया। 10 साल का बच्चा क्या गिफ्ट करेगा, उसको क्या समझ है, ये चीज है। दोनों क्रिश्चियन हो गए। दलीप सिंह धीरे धीरे क्रिकेटर बन गए, और क्रिकेट खेलने लगे। क्रिकेट के संदर्भ में वो इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेलने लगे, और दलीप सिंह के नाम से आज भी दलीप ट्रॉफी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जूनागढ़ के नवाब रणजी के नाम से रणजी ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करते हैं हम। समझ में आई बात। तो ये है, इस तरह से पंजाब राज का समाप्ति हो गया।
तो पंजाब राज्य के लिए यही है बेटा, राजधानी, फाउंडर, ठीक है, ठीक है, धर्म सहिष्णु, नानक शाही सिक्के, लाहौर कहाँ, टकसाल कहाँ अमृतसर लाहौर, और तोपखाना कहाँ 1809 अमृतसर की संधि किसके बीच और कौन सी नदी सीमा बनी? ये 25 लाख का क्वेश्चन था केबीसी में, अमिताभ बच्चन वाले में। और रोपर की संधि, उसके बाद क्रम, रंजीत सिंह, खड़ग सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, दलीप सिंह नाबालिग आखिरी, माँ जिंदन रानी, तो ये चीज़ है। और फिर चले गए इंग्लैंड, कोहिनूर ले लिया गया, डलहौजी ने विलय की घोषणा कर दी और वहाँ फिर क्रिश्चियन बन गया। फिर ये, और अभी 4 दिन पहले अखबार में आया है, दलीप सिंह का जो बेटा प्रिंस टैरी करके था, उसने जो वहाँ के एक बड़ी घराने में लड़की से शादी की, तो शादी हुई और उसका जो बेटा हुआ, यानी पोता, दलीप सिंह का पोता, तो उसकी जो शादी हुई है तो वो भी मर गया, तो उसका जो पूरा मकान है वो बिक रहा है। बात समझ आई? तो ये चीज़ है, लेट इट गो। तो समझ में आ गया बेटा, ये पंजाब था, यहाँ से हॉट क्वेश्चन आता है। अब पंजाब के बाद हमारा रुख आगे की ओर होगा, और हमारा रुख है अब, एज यू नो दैट, मराठा स्टेट पे। हम मराठा पढ़ें। मराठा साम्राज्य की बात हो। बेटा अब हम मराठा पे बात करेंगे, 2-4 मिनट का ब्रेक लीजिए, मराठा पे बात होगी। एसी चला दीजिए, सोएगा, इधर नहीं है।
वेल बेटा, कम बैक। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिए। वी आर गोइंग टू बी स्टडी अबाउट मराठा एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है। मराठा एम्पायर, कैपिटल रायगढ़, फाउंडर छत्रपति शिवाजी महाराज। इट वॉज हिंदू पद शाही स्टेट, यानी हिंदू शाही राज था, हिंदू धर्म का राज था। इट वॉज फाउंडेड अगेंस्ट मुगलों के खिलाफ यह स्थापित हुआ था। तो चलिए इसकी कहानी को जुबानी देते हैं। नहीं, ध्यान से सुनिएगा। मुगल शासन कर रहे थे शाहजहां, और शाहजहां के समय में एक था मराठा, ठीक है, जागीरदार, जो बीजापुर में जागीरदारी करता था, जिसका नाम है शाहजी भोसले। शाहजी भोसले को बीजापुर से एक जागीर मिली थी जिसका नाम था शिवनेर। समय के साथ शाहजी भोसले ने, जागीर मतलब सेनापति के रूप में वहां थे एक, और फिर शाहजी ने एक शादी की और समय के साथ बीजापुर के सुल्तान को छोड़ करके अहमदनगर के सुल्तान के पास चले गए, और वहां से जो जागीर मिली उस जागीर में रहने लगे अपनी नई पत्नी के साथ, और अपनी पत्नी जीजाबाई का तिरस्कार कर दिया, अबेंडन कर दिया, ठीक है, परित्यक्त कर दिया। तो वो परित्यक्ता हो गई, और शाहजी का छोटा बेटा था छत्रपति शिवाजी, यानी शिवाजी, शिवा। तो वो अपनी मां के साथ रहा। पिता का प्यार नहीं मिला, मां के साथ रहा, मां के साथ रहा, दादा के साथ रहा, ये थी। तो ध्यान में समझेंगे। अब गौर से सुनिए। शिवाजी का जब जन्म होता है तो वो कब? 19 फरवरी 1627, जब मुगल में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, तो इसका जन्म होता है शिवाजी का। कब? 19 फरवरी। इसको शिवाजी जयंती के रूप में महाराष्ट्र सरकार धूमधाम से मनाती है। तो 19 फरवरी 1627। पॉइंट क्लियर? अब आइए, मां का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले, दादा का नाम कोनदेव, इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम गुरु रामदास, जो उनकी मां और इनके दोनों के स्पिरिचुअल गुरु थे। इनका समकालीन मराठा पॉपुलर गुरु संत तुकाराम वॉज हिज, शिवाजीज काउंटर पार्ट नहीं, कंटेम्पररी, समकालीन थे। पॉइंट क्लियर? शिवनेर के दुर्ग में जन्म। पॉइंट क्लियर? मां से सीखा राष्ट्र, दादा से सीखा युद्ध कला, रामदास से सीखा मानव कल्याण। ठीक है, ये उस टाइम के कहे जाने के हिसाब से देखें तो वो क्या थे, थोड़े निम्न कुल से थे। तो इन्होंने 4 शादी की शिवाजी ने समय के साथ, और क्षत्रिय ब्राह्मण कुलों में किया। इनकी एक पत्नी थी पुतलीबाई, चौथी पत्नी थी, सबसे छोटी। परंपरा से ये गांव के मुखिया हुआ करते थे, और मुखिया के तौर पे गांव में जो टैक्स वसूली होती थी, टैक्स का वसूली का जो होता था, जो फसल उत्पादन होता उसका 10% एज ए मुखिया के तौर पे इनको मिलता था। और मुखिया को उस टाइम में कहते सरदेशाई, यानी मुखिया। तो जो टैक्स मिलता 10% उसे सरदेश मुखी कहा जाता। ठीक है ना, सरदेश मुखी। यहां तक आ गया। अब आइए, 19 वर्ष की अवस्था में, गौर फरमाइएगा, ठीक है, 1646 में बीजापुर से इन्होंने तोरन का किला छीन लिया। तोरन किला मतलब बहुत बड़ा किला, राजधानी वाला नहीं, सीमाई प्रदेशों में छोटे छोटे किले होते, सूबाई प्रदेश होता, जहाँ पर 5000-7000 लोग रहते, खेती बाड़ी करते, और 1000-2500 सेना भी हुआ करती थी। तो ऐसी एक तोरन का किला था, उसे उन्होंने जीत लिया। सिर्फ अपने कुछ चंद मवालियों को ले साथ ले और निकल पड़े, मवालियों का गुट, एक लश्कर बना के। फिर कुछ दिनों के बाद और भी किले जीतते चले गए, और इस तरह से परवान चढ़ गया।
1659 में बीजापुर के राजा ने सोचा कि अब ये बढ़ती हुई शक्ति है, इसको मार दो। तो बीजापुर ने अपने एक सेनापति अफजल खान को भेजा कि धोखे से मारो, क्योंकि बहुत तेज लड़का है। तो वो सोचा था कि गले मिलने के ख्याल से संधि कर लेंगे और गले मिलने के मार देंगे, ये प्लान करके आया था। लेकिन शिवाजी का इंफॉर्मेशन बहुत तगड़ा होता था, उनकी स्पाइंग बहुत अच्छी थी। तो शिवाजी को पता चला कि आपको मारेगा, तो कहा कि ये क्या मारेगा, मैं ही मार दूंगा। तो अफजल आया, अफजल गुरु नहीं, ठीक है, अफजल खान, हालांकि दोनों एक ही हुए। तो अफजल खान आया, बातचीत हुई और गले मिले। गले मिले तो वो क्या मारेगा, उससे पहले ये छुपा हुआ चाकू को डाइगर कहते हैं, मराठी भाषा में बनबग्घा कहते हैं। तो उन्होंने बनबग्घे से पेट में, इधर मिलते हुए पेट में लगा दिया और साफ, 1 डिग्री मिल गई। फिर देखते हैं, औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खान। औरंगजेब ने अपने मामा को कहा कि इसको खत्म करो, ये बढ़ती हुई ताकत है। मराठों के भी कई किले जीत लिए थे, बहुत सारे किले जीत लिए थे, एक दो नहीं, 35 किलो पर कब्जा। किसके? मुगलों के। तो मुगलों के 35 किलो पर शिवाजी ने कब्जा कर लिया। तो 1663 में शाइस्ता खान परिंदा नाम की जगह पे आता है कि शिवाजी को मारा जाए, लड़ाई हो। शिवाजी को पता चल गया। शिवाजी ने कहा ये क्या हमसे लड़ेगा, आज ही काम तमाम करते हैं। और बहुत जल्दी खुद रात में हमला कर गए। और हमला करने पर जो शाइस्ता खान का बेटा था वो मारा गया। और शाइस्ता खान जो फरार होने की कोशिश किया, जिसमें शिवाजी की तलवार चली और शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट, जैसे मालूम है बाहुबली में उंगलियां कट, ठीक है, सेनापति की, तो उंगलियां कट गई। ये खबर औरंगजेब को आई। औरंगजेब को इतना गुस्सा आया कि अपने मामा का ट्रांसफर बंगाल कर दिया, डिस्टर्ब एरिया में, और बोला कि वहीं से वहीं चले जाइए, राजधानी में आके सनद ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, गो। गुस्सा था, ये हो गया। अब शिवाजी ने 1664 में मुगलों के समृद्ध बंदरगाह सूरत को लूटा। बंदरगाह शहर को, पूरे शहर को लूट लिया, बहुत धन आया और आग बबूला। अब औरंगजेब चाहता था क्या करे, तो औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा, माउंटेन माउस कहता, भूमिया, छोटा जमींदार कहता। शिवाजी गोरिल्ला फाइटर थे, छापामार युद्ध लड़ते। जब आपकी सेना छोटी हो और दुश्मन की सेना ज्यादा, तो और पहाड़ों में ये रहे, तो पहाड़ों में छुपा हुआ युद्ध, जैसे अचानक गोरिल्ला आक्रमण करता है चंबल के डकैत, तो ऐसे ही समझिए कि जैसे ही आए और फिर निकल लिए। गोरिल्ला का यही हैबिट होता है जंगलों में कि 10, 20, 15 के ग्रुप में रहते हैं, किसी गांव पर हमला किया, जो खाना पीना वगैरह वह लिया, फसल वसल बर्बाद किया, ये जो खाने, और निकल लिया, तो इसको गोरिल्ला फाइट कहते हैं। जितने टेररिस्ट हैं सब छापामार युद्ध गोरिल्ला फाइट कर रहे हैं। महाराणा प्रताप गोरिल्ला फाइटर, बाजीराव फर्स्ट गोरिल्ला फाइटर, ठीक है, शिवाजी गोरिल्ला फाइटर, ये सब हमारे देश के गोरिल्ला फाइटर हुए। तो ये गोरिल्ला फाइटर थे, ठीक है। अब गोरिल्ला फाइट में तो इनको कहता था कि छुप जाता था, तो कहते थे पहाड़ी चूहा। कौन? औरंगजेब, जो भी है। 64 में इन्होंने लूट लिया। अब जयसिंह थे। जयसिंह जो है, जो जयपुर के राजा नहीं, जोधपुर के, जयसिंह ने कहा कि हमें बात करने दीजिए शिवाजी से, बढ़ती हुई ताकत है, मिला के रखेंगे तो फायदा है, बोला तुम देखो जो कर सकते हो। तो जयसिंह आए और पुरंदर नाम के जगह पर 1665 में पुरंदर की संधि किया शिवाजी के साथ। इस संधि के तहत उन्होंने आश्वासन दिया कि हम औरंगजेब से आपको राजा का टाइटल दिलाएंगे, औरंगजेब आपको राजा की उपाधि देंगे और दोनों को मनसबदार बना देंगे औरंगजेब के यहाँ मुगलों का। तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी आपके क्षेत्र में, आप अपना शासन करिए, हमें डिस्टर्ब मत करिए, और हम आपकी मदद करेंगे, आप मेरी मदद करिएगा दक्षिण भारत में। कहा ठीक है। और फिर कहा कि फिर आप किला वापस करिए। तो मुगलों के 35 किले जो शिवाजी ने जीत रखे थे कब्जे में, उनमें से 23 किला वापस कर दिया और 12 किले अपने पास बना के रखा। तो ये याद रखिएगा। तो मुगलों के इन किलों को वापस किया और कहा कि आगरा चल के आप मिलिए और अच्छा रहेगा। तो शिवाजी और उनका नाबालिग पुत्र था जिनका नाम था शंभाजी, ये दोनों जयसिंह के साथ आगरा आ गए। आगरा के राजधानी में आए तो अब बात होगी मिल मुलाकात।
तो कुछ समारोह चल रहे थे, कई वक्त गुजर गए, 2-4-10 दिन बाद में जाके मुलाकात हुई, राजा की पदवी मिली और 500 का मनसब बाप बेटे को दोनों बराबर कर दिया। ये बुरा लगा, मुलाकात लेट से हुई और फिर तनाव हो गए कोर्ट में ही, दरबार में ही। तो इनको बंदी बना लिया और फांसी की सजा देने के लिए सोच रहा था कि इसको कैसे दिया जाए, कब दिया जाए। जय सिंह अपने विश्वास पर लाए थे। जय सिंह ने इनको धोखे से रखवे भगा दिया कि आप निकल जाइए, नहीं तो ये मार देगा। तो निकल लिए, गुस्सा था, दोबारा जाके 1674 में सूरत को दोबारा लूटा। तो इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा, 1664, 1674, इस तरह से 2 बार सूरत को लूटा। क्वेश्चन खूब आता है। अब वो 1774 में रायगढ़ का किला है जो महाराष्ट्र में है, और रायगढ़ क्षेत्र है, तो रायगढ़ है और रायगढ़ में ही एक जजीरा आइलैंड है समंदर में, तो उस पर एक किला है। तो रायगढ़ के किले में इन्होंने अपना राज अभिषेक करवाया विधिवत रूप से और छत्रपति की उपाधि ली, राजा की उपाधि ली, और बनारस के उस समय के सबसे बड़े भारत के पंडित, बनारस के पंडित श्री भट्ट वामन को बुलाया और अपना राज अभिषेक कोरोनेशन करवाया। ये बात हो गई। हिंदू पदशाही राज्य घोषित किया, गाय नहीं मारा जा सकता, ये सब घोषित कर दिया गया। इस तरह से राज्य चला। पॉइंट क्लियर। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब अगला पॉइंट क्या कहता है उस पर नजर डालिए। अब हम देखें तो जो नेक्स्ट कड़ी आती है उसके संदर्भ में अब बात होती है कि ये डेथ कैसे की। तो इनका डेथ जो हुआ हम देखें तो स्वाभाविक डेथ हुआ 1680 में, जब वो कर्नाटक में थे। तो 1627 से 1680 ये लगभग 53 इयर्स जी लिए। अब अगले पॉइंट पर, इनके दरबार में 8 जो सचिव स्तर के कर्मचारी थे, अलग अलग विभागों को, डिपार्टमेंट को देखते थे, उन्हें ये अष्ट प्रधान कहते। ये अष्ट प्रधान मंत्री नहीं थे। यूपीएससी में यही सवाल होता है, सचिव स्तरीय अधिकारी। आपके लिए मंत्री थे तो मान लीजिए मंत्री, कोई हर्ज नहीं है, पर यूपीएससी दीजिएगा तो क्वेश्चन बदल जाएगा, शब्द बदल जाएंगे। तो इनके दरबार के 8 सचिव स्तरीय कर्मचारी यानी मंत्री को अष्ट प्रधान कहा गया, जिसमें अमात्य सर्व प्रमुख होता था। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आइए, सुमंत विदेश मंत्री होता था, सुरनवेश पत्र लेखाचार विभाग का होता था, ऐसे सारे थे। अब आइए, पंडित राव करके होते थे जो आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों को देखते थे। ये सब बातें, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। शिवाजी तो चले गए, लेकिन शिवाजी के संदर्भ में 2-3 शिवाजी की 3 तलवारों का जिक्र आता है। शिवाजी की 3 तलवारों में एक जगदम्बा, एक भवानी और एक कौतिल्य करके ऐसे है, ठीक है, कौतल या ऐसे ही कुछ है। तो याद रखने की चीज़ है, भवानी आज ये तलवार कहाँ है तो याद रखना है, नहीं है। लेकिन जगदम्बा तलवार जो है और कौतुल जो है वो ब्रिटेन में रखा हुआ है, ब्रिटेन में। तो उनकी 3 तलवारें थी, जगदम्बा, भवानी और कौतिल करके थी। चलिए, ये तो बात हम समझ गए। ये अपने पड़ोसी देश राज्यों के किसानों से जबरदस्ती 1/4 फसल वसूलते थे कि हम तुम्हें सुरक्षा दे रहे हैं। इसे चौथ कहा गया है, जो अपने राज्यों के किसान से नहीं, पड़ोसी राज्यों के किसान से लेते और कहते हैं हम तुम्हें सुरक्षा देंगे दूसरे राज्यों के आक्रमण से, और अपने राज्यों के किसानों से 10% सरदेशमुखी लेते थे। तो सरदेशमुखी और चौथाई 1/4 ये वसूलते थे। वैसे भूरासव अलग से लेते थे, लैंड रेवेन्यू, जो कुल फसल के उत्पादन का 40% हुआ करता था। ये भी पॉइंट है। तो मोरनाथ पिंगले जो थे, इनके उन्हीं के नेतृत्व में पूरा का पूरा जो है कवर किया गया था, पूरा रेवेन्यू का मैनेजमेंट तय किया गया था। तो अगर आप कभी पूछे कि मोरनाथ पिंगले कौन थे,
तो शिवाजी के भूरासम मंत्री थे, आई मीन सचिव थे, जो पूरे मराठा क्षेत्र में, इनके राज्य में सभी जमीन की जब्ती प्रणाली को आगे बढ़ाया, लैंड मेजरमेंट किया, भूरासम को तय किया। ये चीज़ है, ठीक है। ये माँ कहते थे किलों को, जहाँ पर सैनिक सुरक्षित रूप से रहते थे। ये भी ध्यान में रखना है। ये पहले व्यक्ति हैं भारतीय इतिहास के जिन्होंने अपने सेना के कर्मचारियों के नौकरी में आरक्षण दिया पिछड़े लोगों को। ये पहले थे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में लेके। तो सेना में आरक्षण देने वाले प्रथम भारतीय राजा शिवाजी हैं। तो चलिए, ये भी हो गई बात। तो शिवाजी की ये बातें तो हो गई बेटा, ठीक है। अब आइए, शिवाजी के मरने के बाद उनका पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठा और 1680 से 1689 तक शासन किया। इस दरमियान औरंगजेब तो मौजूद है ही। अब हम देखते हैं संभाजी के और भी ताकतवर थे और कई मुगलों के किले को कब्जे में लिया था। अब औरंगजेब सोच रहा था कि संभाजी की हत्या करे, तो उसने ऑर्डर दे दिया कि जहां भी ढूंढो मार दो और इतने टुकड़े करना कि चील कौवे ना खा सके। ये गुस्सा था, ठीक है। अब ध्यान दे हमारी बात पर। अब क्या होता है, कर्नाटक के संगमेश्वर नाम के स्थान पर संभाजी थे, उनकी पत्नी थी येशुबाई और नाबालिग 1 साल का बच्चा शाहू था गोद का। तो इन सभी को क्या किया गया, इन सभी को क्या किया गया फाइनली, तो पकड़ के मार दिया गया। तो कर्नाटक के संगमेश्वर में 1689 में औरंगजेब के कहने पर, ठीक है, संभाजी को मार दिया गया और उनकी पत्नी येशुबाई और नाबालिग जो 1 साल का बच्चा है, दूध पीता हुआ बच्चा शाहू को मुगल कैद में आगरा लाया गया। और आगरा ला करके इसका पालन पोषण, माँ तो दूध पिला रही थी, दूध पीने का वक्त था, तो जब 3 साल 4 साल हो गए तब येशुबाई को आजाद कर दिया कि आप जाइए, और संभाजी के इस नाबालिग पुत्र को रख लिया, जिसका पालन पोषण औरंगजेब की बेटी जीनत उल निशा ने की। और ऐसा संबंध विकसित हो गया कि ये माँ बेटे का रिश्ता था, माँ कहते ये बेटा कहता, और औरंगजेब इसको नाती कहता और ये नाना कहता। रिश्ते सारे बांध लिए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, राजनीति है। तो मराठा का भविष्य का शासक जो उत्तराधिकारी है वो मुगल कैद में है, और इधर जब इसकी हत्या हुई संभाजी की, तो 1689 में अब इनके छोटे भाई हैं संभाजी के, राजा राम, वो गद्दी पर आए। राजा राम 1689 से 1700 11 साल तक शासन किए, और राजा राम जो है स्वाभाविक मौत को प्राप्त हुए, और फिर उसकी जगह पर उनकी पत्नी शासिका बनी, नाम ताराबाई। ताराबाई ने अपने नाबालिग पुत्र को शिवाजी द्वितीय नाम देकर गद्दी पर बैठा दिया और पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम ली। तो कहने के लिए आप कह सकेंगे एकमात्र मराठा संघ शासिका और एकमात्र मराठा शासिका, 2 शब्द है। तो मराठा शासिका में आएगा ताराबाई, पर जब यूपीएससी दीजिएगा तो एक्चुअल कौन था, शिवाजी सेकंड, जो गोद में था बच्चा, और मां पावर ऑफ अटर्नी थी, तो ताराबाई। दूसरा एक हम देखेंगे अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर में बनेगी, वो बाद की चीज है। तो एकमात्र मराठा शासिका ताराबाई अपने नाबालिग दूध मुहे बच्चे को गद्दी पर बैठा के शिवाजी द्वितीय का नाम देके और राज करने लगे। तो ताराबाई एकमात्र अब मराठा शासिका। अब ताराबाई 1700 से लेकर 1707 तक शासन की। अब इस शासन के दरमियान हम ये देखते हैं कि ताराबाई का संदर्भ, अब ये शासन कर रही है और 1707 में औरंगजेब मर चुका है, ठीक है। ठीक है, 1707 में औरंगजेब मर चुका है। तो जो औरंगजेब का बेटा राजा बना बहादुर शाह फर्स्ट, उसने शाहू जो अब 18 वर्ष का पूरा हो चुका है उसको रिलीज कर दिया कि जाओ अपना शासन ले लो
ताराबाई से लड़ो अपनी चाची से, हम तुम्हें राजा नहीं मानते, तुम जाओ लेके। टैक्टिस दे दिया। तो ये आया और कहीं ना कहीं मुगल सपोर्टिव थे। अब कोल्हा मतलब ताराबाई लड़ेगी अपने ही भतीजे से, और एक्चुअली वही है मुगल कैद में। तो यही फाइनल होता है कि ताराबाई फाइनली सरेंडर कर जाती है, जंग में नहीं जीत पाती। सारे जो ताराबाई के सपोर्टर थे वो अब शाहू से मिल गए, तो ये जंग में हार गए और ये सरेंडर कर गई। लेकिन एक एग्रीमेंट के तहत इन्हें एक रियासत दे दिया कि आप शिवाजी द्वितीय अपने पुत्र को लेकर इस रियासत में रहिए, जिसका नाम पड़ा क्या, कोल्हापुर रियासत। और बाकी तमाम मराठा अब किसके पास आ गया, शाहू के पास। शाहू ने विधिवत रूप से अपना राज्य अभिषेक 1708 में किया, जबकि गद्दी पर 1707 में बैठ चुके हैं। तो अब ताराबाई साइड हो गई। अब जरा क्वेश्चन समझिए, आपसे पूछेगा मराठा स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ किसने किया मुगलों के खिलाफ, राजा राम। शाहू कैद में है ना। मराठा स्वतंत्रता संघर्ष को किसने जारी रखा, ताराबाई। मराठा के शाहू कैद में थे ना, इसीलिए। तो अब ताराबाई अब अगले शासक हुए शाहू जी महाराज। तो ये शाहू जी महाराज जो हुए, अब उन्होंने कब शासन किया, 1707-8 से लेकर 1750 तक। ठीक है, लगभग 42-43 ईयर्स। अब इस समय क्या होता है, ये एक क्वेश्चन बनता है और कई क्वेश्चन। तो शाहू आखिरी ताकतवर मराठा शासक थे। शाहू के समय में हम देखते हैं पेशवा पद की शुरुआत हुई, क्रिएशन ऑफ पेशवा पोस्ट। ब्राह्मण चित्त पावन ब्राह्मण जो थे, जिनका नाम था, ठीक है, क्या कहते हैं, बालाजी विश्वनाथ। तो चित्पावन ब्राह्मण परिवार के बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक, ठीक है, मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा हुए, यानी प्रधानमंत्री, यानी प्रधान सेनापति, यानी सेना की अगुवाई करने वाला। सारा पावर पेशवा को था, लेकिन अभी नहीं, बाद में जाके हो जाएगा। लेकिन राजा के बाद वही शक्तिशाली है। तो 20 तक वो रहे। और इसी के समय इधर मुगलों में फर्रुखशियर शासन कर रहा है 13 से 19। और फर्रुखशियर की हत्या जो सैयद ब्रदर ने गला दबा के कर दी, इस हत्या में बालाजी विश्वनाथ शामिल थे। समझ में आए, ये सब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब अगले पॉइंट पर आइए। अब अगला पॉइंट क्या है, अब हम देखते हैं बालाजी विश्वनाथ के मरने के बाद उनका पुत्र बाजीराव फर्स्ट गद्दी पर आया, यानी पेशवा पोस्ट पे आया। राजा तो शाहू है 1707-8 से लेकर 1750 तक, पर प्रधानमंत्री, पेशवा, आगवानी का, मराठा का अगुआ। तो पेशवा जो है अब आया उनका पुत्र बाजीराव फर्स्ट। सवाल, पेशवा पद को किसने वंशानुगत बनाया, बाजीराव फर्स्ट। 1720 से 40 तक रहे, पॉइंट क्लियर। अब 1720 से 40 तक रहे, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। ये जो है बाजीराव, इन्हें नाना साहब भी कहते थे, लेकिन हम इस पर सवाल करेंगे ही नहीं, कंफ्यूजन नहीं रखना आपको। बाजीराव फर्स्ट, वही जो पिक्चर देखा था बाजीराव मस्तानी वाला, वही शख्स। अब बाजीराव फर्स्ट के लिए 2-3 उपलब्धियां। गोरिल्ला फाइटर, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली में प्रवीण था। इसने शाहू को कहा, हम यहां वहां आक्रमण करते हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, हम सीधा दिल्ली पर आक्रमण करेंगे और मुगलों को खत्म कर देंगे। मुगल पेड़ पीपल के पेड़ का जड़ है, हम मुगलों को जैसे ही काट देंगे, खत्म कर देंगे, ये जड़ रूपी पेड़ गिरते ही जितनी भी इसकी शाखाएं, अवध, बंगाल वगैरह, कर्नाटक, सब भर भरा के गिर जाएगी और सब अपना। तो शाहू ने कहा, निस्संदेह आप योग्य पिता के योग्य संतान हैं और आप एक दिन मराठा पताका को हिमालय पर लहरा देंगे। यह स्टेटमेंट एनसीईआरटी में भी है और एज इट इज यूपीएससी पूछता है किसका स्टेटमेंट है। और सुनिए, फर्रुखशियर जो था, उसका मोहम्मद शाह रंगीला आया,
रंगीला के समय में मराठा बाजीराव ने चौथ मांगा कि दक्षिण भारत का जो मुगल राजा है उसका चौथ चाहिए, हमें एक चौथाई जबरदस्ती चाहिए तो चाहिए। मोहम्मद शाह ने कहा नहीं देंगे। कुछ लोगों ने कहा मोहम्मद शाह को, रंगीला को, बहुत खतरनाक आदमी है, कुछ बात चली होगी तो उस पर उसने उसके फीचर्स को प्रेज किया होगा, ऐसा दिखने में लगता है, ऐसा है वैसा है। जैसे आपसे कोई था सुनील सर कैसे हैं, तो दाढ़ी रखते हैं, मूछ रखते हैं, ऐसे ऐसे हैं, नहीं? तो उसने कहा, तो जिसने कहा तो बोला कि कैसा दिखता हुआ, तो एक आदमी पेंटिंग किया, तो कहने के ऊपर एक आदमी ने पेंटिंग की। कई एपिसोड में म्यूरल पेंटिंग कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप जैसे कार्टून में होता है। और म्यूरल पेंटिंग में जो चित्र उभर के आया, बाजीराव फर्स्ट का, पेशवा का, घोड़े पे बैठा है, अरबी घोड़े पे, लगाम छोड़े हुआ है, बाल पूरे बिखरे हुए हैं, मूछे एकदम अंदाजे बयां है, और थकावट है जैसे युद्ध में जो विजेता लोग थक के आते, लेकिन जो अंदाज होता है वॉरियर का वो है, तेज है चेहरे पर, और गेहूं की बालियों को खींचकर मसल के खा रहा है दाना। ये जो अंदाजे बया है उसको देख करके मोहम्मद शाह रंगीला कहता है, अरे ये तो प्रेत है, संधि कर लो। इसकी सिर्फ तस्वीर देख करके मोहम्मद शाह रंगीला ने एग्रीमेंट साइन किया था कि चौथ वसूलने तो दक्षिण भारत का, हमारे राज्य का। समझ में आई? ये था बाजीराव फर्स्ट। पिक्चर में आपको बेलमुंड दिखाया, एक टिकी दिखाया, वो गलत दिखाया है, ठीक है, याद रखिए। बाजीराव बेदरा के युद्ध में भी लड़ा, और देखते हैं हम हैदर, मतलब हैदराबाद जो था, वो उसका जो शासक था चिनक्लीज खां, उसको पराजित भी किया, और उसी में उसे मिली मस्तानी बेगम, जो एक मुस्लिम थी। मस्तानी बेगम के साथ ये मस्ती करने लगा, रहने लगा, कहने का मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहा। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहा, और इधर अपनी पत्नी काशीबाई को, प्रियंका चोपड़ा को इग्नोर कर दिया, नतीजतन, और बेटा भी था। तो मराठा जो सरदार सब थे, इग्नोर कर दिया बाजीराव को, लाख समझाया नहीं समझा। तब उसने क्या किया, जो क्या कहते मस्तानी बाई थी, उसको कैद कर लिया मराठों ने, जो पिक्चर में भी दिखाया है। तो ये चल पड़े कर्नाटक कि हमारा जो वहां पर अपना जागीर है उसको कब्जे में लेंगे, और फिर मस्तानी के साथ अलग रह लेंगे, हम छोड़ दें शनिवारा वगैरह सब छोड़ दें। लेकिन रास्ते में हार्ट अटैक से डेथ कर गए 1740 में। तब उसके बाद बाजीराव फर्स्ट का अब बेटा आया, अगला पेशवा, वंशानुगत है, और अगला पेशवा का नाम है, दादा का नाम और बाप का नाम मिक्स हो जाता है, बालाजी बाजीराव। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव फर्स्ट, तीसरा दादा का नाम बालाजी, बाप का नाम बाजीराव, बालाजी बाजीराव। 1740 से 61, ठीक है, 1742-61। इसके समय में देखें तो 1749 में इसने शाहू जी महाराज जो बुजुर्ग हो गए हैं उसके साथ एक संधि साइन किया, इसको कहते हैं संगोला की संधि, ट्रीटी ऑफ संगोला। इस संधि के तहत यह कहा गया कि जब शाहू डेथ कर जाएंगे, ये किंग जब डेथ कर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली राजा की जितनी शक्तियां हैं, द ऑल पावर्स ऑफ किंग, मराठा किंग, इन्वेस्टेड ऑटोमेटिकली इन द पेशवा पोस्ट। तो राजा की तमाम शक्तियां पेशवा पद में निहित हो जाएगी, ठीक है। जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया गया था शाहू से, बुजुर्ग थे, बीमार चल रहे थे। 1750 में डेथ कर, 49 में संधि हुई, 1750 में शाहू चल बसे। उसके बाद के जो भी राजा थे, रबर स्टैम्प, सारा पावर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफर होकर पेशवा में चला गया, ट्रांसफर होकर। तो ये बहुत शक्तिशाली हो गए। अब ध्यान दें, इट मीन्स, सवाल, सबसे सर्वशक्ति या सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन हुआ? बालाजी बाजीराव, 1740 से 1761, संगोला की संधि की वजह से। पॉइंट। अब आइए, शिवाजी सिवनेर में पैदा हुए और रायगढ़ को राजधानी बनाई। संभाजी रायगढ़ से शासन किए। राजा राम, ठीक है, रायगढ़ से, ठीक है। साहू सतारा से, सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, साहू ने सतारा से शासन किया।
और साहू अभी 1750 में डेथ कर गए। तो अब सारा पावर किसके पास? पेशवा के पास, मोस्ट पावरफुल पेशवा। अब इस पेशवा ने क्या किया? सत्ता का केंद्र, कैपिटल चेंज कर दिया, ट्रांसफर। अब ट्रांसफर करके पुणे ले आया। तो अब पेशवा कहां रहने लगा? पुणे में, और पुणे से मराठा साम्राज्य चलने लगा। पॉइंट क्लियर? तो याद रखिएगा, सर्वशक्तिशाली पेशवा बालाजी बाजीराव। पेशवाओं ने कहां से शासन किया? पुणे से। वह पेशवा जो अपने सत्ता का केंद्र सतारा से हटाकर पुणे ले आया राजधानी, तो बालाजी बाजीराव। पॉइंट क्लियर? अब आइए, अब क्या होता है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ईरान का राजा, उसके बीच पंजाब के कुछ क्षेत्र को लेकर के युद्ध जैसी नौबत आ गई। मराठों ने जो है अहमद शाह अब्दाली के बेटे को, जो गवर्नर वहां था, उसको मार भगाया। शाहरुख नाम था, मार भगाया मराठों, मतलब मुगल की तरफ से। तो मुगल की फौज थी नहीं, तो मराठा ही फौज के रूप में उसको काम देता था, पैसा लेता था, भगा दिया। अब अब्दाली की फौज पहुंच गई, अब कब्जा कर लिया, अब लड़ाई होगी। तो नवंबर, याद रहे 1761 नवंबर के महीने में अब मराठा फौज पहुंच गई पानीपत, और अब्दाली की फौज पानीपत, जिस पर संजय दत्त की एक मूवी भी अभी आई थी, पानीपत। तो एक्चुअली इसको कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। बेटा, तो जैसे मैंने कहा आपसे कि मराठा, ठीक है, तो अब क्या होता है, संदर्भ, उस संदर्भ को बताते हैं कि पानीपत के युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव पुणे में ही बने रहे और अपने नाबालिग यंग बेटे, ठीक है, को भेज दिया, सदाशिव राव भाऊ को भेज दिया कि तुम नेतृत्व करोगे, और रिमोट से चलाने लगे युद्ध को। अब्दाली ने तो पहले युद्ध ही नहीं किया, बोला कि इसको ऐसे ही मार देंगे। गर्मी के क्षेत्र से आया हुआ सर्दी वाले पानीपत में नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना, ऐसे ही आधा मर जाएगा। और मराठों की आदत थी कि लिव इन रिलेशन में रहने वाली जो उस टाइम की जो महिलाएं होती थी, जिसको आप पैरामोर, रखैल कह सकते हैं, या जो वाइफ सब होती थी, इन सबको लेके चलते थे, पूरे ताम झाम गाना गीत गाते। तो अब जब युद्ध होगी तो आप अपने परिवार की रक्षा करेंगे, मराठा महिलाओं की रक्षा करेंगे, रखैलों की रक्षा करेंगे, बीवियों की रक्षा करेंगे, या फिर युद्ध करेंगे, ध्यान तो बट जाएगा। तो याद रखिएगा। अब इस ख्याल से देखिए तो क्रांति एक मूवी आई थी पुरानी वाली, मनोज कुमार वगैरह, दिलीप कुमार वाली क्रांति। उस क्रांति मूवी में क्या है, यही तो चीज थी। मनोज कुमार कहता है कि मेरे साथ मत आओ, मेरा साथ छोड़ दो, मुझे कदम कदम पर खतरा है। फिर भी हेमा मालिनी कहती है मैं साथ आऊंगी। गई, लफड़ा हुआ, जहाज पर बांध के रख लिया है, तब ना चना जोर गरम डैश 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 बांध के रख लिया। और जिस वजह से पिक्चर और 1 घंटा चल पड़ी, वरना पिक्चर तो 2.5 घंटे में खत्म होती, 3.5 घंटे में जाके क्रांति मूवी खत्म हुई। बिकॉज ऑफ दिस, एक बात बता रहा हूं, तो ध्यान रखना है जो मैं कह रहा हूं। इट मीन्स मराठा ने आखिरी क्षण में देखा कि नहीं लड़ रहा है, तो मराठा खुद एग्रेसिव हो गए कि चलो लड़ लेते हैं, और लड़ लिया। आज भी देखिए दोनों की फौज खड़ी है, चाइना और इंडिया, ये सब तरकीब है, ठीक है। और ठंड में उतर पाने के लिए, और हम तो ठंड के बाशिंदे हैं, कारगिल, सियाचिन, वो मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, ये चीज़ है। जो भी है, अब क्या होता है, युद्ध होता है। युद्ध में मराठा सैनिक खेत, एक महाजी सिंधिया बच के आ गए, महाजी सिंधिया बच के आ गए, और मराठे की तरफ से एक तोपची था, इब्राहिम गारदी, तो गार्डी भी कहते हैं या इब्राहिम गारदी। वो उसको पकड़ लिया और कहा तुम मुसलमान हो, तौबा करो, मुसलमान हो के तुम मराठों का साथ देते हो, पर बहुत भक्त था।
इब्राहिम गार्डी। तो चलिए, अंततः पानीपत में मराठा हार गए और बहुत बड़ा नुकसान हुआ, नो डाउट। और हम देखते हैं इस युद्ध में ये लोग वापस आए और जो कवि लोग थे उन्होंने लिखा कि आज मराठा के आसमान से इतने चांद इतने सितारे लुप्त हो गए, यानी इतने बड़े बड़े सैनिक महारथी मारे गए, ये मतलब है। तो ये है। अब एक खास बात है, शिवाजी का संदर्भ मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवाजी का संदर्भ क्या था बेटा। शिवाजी का संदर्भ था कि कान्होजी अंगड़िया उनके जल सेनापति थे। कान्होजी अंगड़िया, तो कान्होजी अंगड़िया जल सेनापति थे उनके, ठीक है, और बहुत ताकतवर थे, यानी एडमिरल थे, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ बेटा, ये क्लास तो फिनिश्ड हो गई, पर मेरे बेटे की कुछ इच्छाएं हैं और ऑनलाइन से वो लोग बहुत इंजॉय करता है कि ऑनलाइन बहुत बड़ी चीज़ है। तो प्लीज़ बेटा मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दीजिए। ये मेरा छोटा, बड़ा पुत्र थोड़ा आर्टिस्ट है, अच्छा सा सीख गया है, छोटा पुत्र भी सीख रहा है, तो छोटा है बहुत, और कहता है कि पापा आप भैया लोगों को दिखाइए। तो बेटा क्षमा करिएगा मुझे, लेकिन थोड़ी सी नज़र डाल दीजिए। मेरा छोटा बेटा है, क्लास 3 में है, छोटे मोटे आर्ट बनाता है। आप लोग का बस आशीर्वाद चाहिए कि उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चले और आप ही लोग जैसे महान बने, पढ़े लिखे। इसकी दूसरी तस्वीर ये है, जो बहुत प्यारा तस्वीर बनाया है, क्लास 3 में है, इसका नाम रुद्रा है, रुद्रा नाम है, बहुत प्यारी तस्वीर बनाता है ये इसकी तीसरी तस्वीर है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, बहुत प्यारी तस्वीर है, बच्चों के ख्याल से ही देखिएगा। ये एक पाइथन ग्रीन कलर का बनाया है, जो बहुत ही खतरनाक देखने में लग रहा है, ठीक है, और एक लेटेस्ट बनाया है तस्वीर, आज ही बनाया है। ये देखिए बड़ा अच्छा तस्वीर बनाया है, ये देखने से लग रहा है। और ये अभी अभी तस्वीर बना के लाया कि पापा इसे भैया लोगों को दिखा दीजिए कि मैं भी पढ़ लिख रहा हूँ। देखिए क्या बात है, प्लेन भी उड़ रहा है, घर भी है, और देखिए वो जो है डायरेक्ट भी है, बड़े क्रेन भी है चीज़ों को उठाने के लिए। अच्छा ये देखिए पीछे ट्रक है और इसको उठा के ट्रक में भरा जाएगा। सो इट्स वेरी नाइस, ठीक है। बस आप लोग अपना आशीर्वाद इन बच्चों पर बनाए रखिएगा बेटा, छोटी सी गुजारिश है, हमारे इस प्रयास को थोड़ा समझिएगा। और मेरा बड़ा बेटा जो क्लास 6 में है, रामेंद्रा, वो आर्टिस्ट है और एक लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आप लोग का आशीर्वाद हो। समंदर है, पेड़ है, मॉल है, और समझ सकते हैं आप जो इशारा किधर किया जा रहा है। दुनिया की एक बड़ी पेंटिंग है, बहुत पुरानी है, जिसे लगभग 9.25 अरब रुपए में नीलाम की गई थी और जो तहलका मचा दिया था और सारे कंपटीशन वर्ल्ड में आया था, जितने IAS PCS एग्ज़ाम में, कि दुनिया की सबसे ज़्यादा में बिकने वाली पेंटिंग कौन सी है, तो उसका नाम है स्क्रीम। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना। तो देखिए जो दुनिया का जो झंझट है उसको दिखाता है। उस स्क्रीम का जो ओरिजिनल है उसको देख के तुरंत एक बार देखा और अपने मन में इसे उतार लिया। देखिए आप इसे गौर से, इसमें व्यक्ति विशेष है जो अपने कान पे हाथ रखा हुआ है और दूर में एक तालाब जिसमें एक डोंगी है और एक रेलिंग दिख रहा है, और ये तस्वीर है जैसा कि आप समझ सकते हैं स्क्रीम की। ये तो पूछता ही है आपके कंपटीशन में, तो बस अपना आशीर्वाद दीजिए इन बच्चों को। ये देखिए एक मैपल का लिव है। लिव में देखिए उसने समंदर को उतारा है कनाडा का, और देखिए कितना पाल वाली नौकाएं बनाया, और दूर में सूरज चमक रहा है, वंडरफुल। चांद है, चांद चमक रहा है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान में लीजिएगा। और मोबाइल आप बहुत बनाते हैं, अच्छा अच्छा। चलिए तो बेटा इसके साथ हम आज समाप्त करते हैं क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और वन थिंग मोर, देखिए ये कूट से गत्ते से मोबाइल बनाता रहता है, और देखिए कितना अच्छा ये पेंटिंग करता है। ये इसका मोबाइल है, बचपन का खिलौना, गैलेक्सी Note 20 Ultra 5G। देखिए अब नाम भी आपको इन्होंने समझा दिया। अभी देखिए एक अच्छा मोबाइल बनाया है, iPhone 3G। iPhone 3G।
ये देखिए, इसकी आपको बैटरी यकीन तो- मानिए, आपको पीछे से देखने में बिल्कुल लगेगा ओरिजिनल है, बट ये कागज का बना है। उसकी पेंटिंग जरा देखिए, एप्पल का क्या डिजाइन काटा है इसने, ठीक है। और ये आगे देखिए, इसका ये मोबाइल, अब समझ में आ गया होगा आपको। तो और यहाँ फैंटास्टिकली पे बना, चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब बहुत प्यार से बना था। और इसने कई मोबाइल बनाए हैं, कई बार कहा कि आप भैया लोगों को दिखा दीजिए, ठीक है। जाने अनजाने इन सब को आप लोगों से बहुत मोहब्बत है, ठीक है। तो चलिए, इसके साथ ही हम इसको समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।